तो करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ये कंडीशन ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, ठीक है, जिसमें हम पैरेललिज्म को यूज नहीं कर सकते। जहां पर भी डाटा डिपेंडेंसी होगी वहां पर हम पैरेललिज्म को यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो या फिर जहाँ पे कंट्रोल डिपेंडेंसी होगी वहां भी हम पैरेललिज्म को यूज नहीं कर सकते। यानी कि डाटा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कंट्रोल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, रिसोर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और इन तीनों कंडीशन को ही हम बोलते हैं बर्नस्टीन कंडीशन, ठीक है। तो ये होगा पार्ट 3 में बर्नस्टीन कंडीशन। पार्ट 1 में हम बात करेंगे डाटा डिपेंडेंस की, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बात हुई कंट्रोल और रिसोर्स डिपेंडेंस की। और जो हमारा पार्ट 4 होगा, पार्ट 3 में बर्नस्टीन कंडीशन, पार्ट 4 में होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म, ठीक है। तो ये मैंने साइड में लिख भी दिया। तो हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं डाटा डिपेंडेंस पे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डाटा डिपेंडेंस की। इसको हम ट्रू या फ्लो डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इनपुट ऑफ 2 है ना, वो डिपेंड करेगा आउटपुट ऑफ 1 पे, ठीक है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यानी कि इनपुट ऑफ स्टेटमेंट 2, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल है हमारा, इनपुट ऑफ स्टेटमेंट 2 क्या है, R1, और आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट 1 क्या है, R1। इन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तो अब जब तक ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा, जब तक R1 की वैल्यू नहीं आएगी, जब तक हम R2 को रन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जो R2 यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो डिपेंडेंट है किस पे, स्टेटमेंट 1 पे। जब तक R1 की वैल्यू नहीं आ रही है तब तक हम अगला स्टेटमेंट या अगला इंस्ट्रक्शन 2 रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका ये है S1 टू S2, ये हम एरो लगाएंगे, ठीक है। ये एक ही एरो आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन 2 डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1। ये मैंने यहाँ पर जो ये याद करने के लिए है, पहले आउटपुट 1 और फिर इनपुट 2, अगले में भी हम अब फिर आउटपुट 2 कर लेंगे एंटी डिपेंडेंस में, और यहाँ पे इनपुट 1 हो जाएगा, वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, एंटी डिपेंडेंसी कंडीशन है ये। अगर मैं रियल लाइफ एनालॉजी की बात करता हूँ, ठीक है। अब हमें, ठीक है, कोई केक बनाना है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास फ्लोर यानी कि आटा नहीं होगा तब तक हम केक नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें केक चाहिए होगा, फ्लोर चाहिए होगा, ठीक है। जब तक आटा नहीं होगा तब तक हम केक नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यू कांट बेक द केक अंटिल यू हैव द फ्लोर। स्टेट इंस्ट्रक्शन 1 पे डिपेंड हो गया इंस्ट्रक्शन 2। ऐसा नहीं कि हम केक बना लेंगे और फिर आटा की जरूरत पड़ेगी, नहीं, पहले आटा की जरूरत पड़ेगी, उससे ही फिर केक बनेगा, ठीक है। फ्लोर की जरूरत पड़ेगी हमें। फिर बात करते हैं एंटी डिपेंडेंस की। एंटी डिपेंडेंस में मैंने बताया हुई कंडीशन, I1 इंटरसेक्शन O2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे S1, ये एरो लगा के, और फिर इसको काट देंगे ऐसे S2, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होगी। ये दोनों एक ही बात है, बस आपको याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इसका इनपुट है, ठीक है, और वही जो है इसका आउटपुट है। तो इंस्ट्रक्शन 2 क्या कर रहा है, मस्ट मस्ट नॉट ओवरराइट R2 बिफोर इंस्ट्रक्शन 1 हैज फिनिश्ड। अगर सपोज पहले इंस्ट्रक्शन 2 को हम चला देते हैं, ठीक है, ओवरराइट का मतलब ये है कि हमने पहले इंस्ट्रक्शन 2 को चला दिया तो R2 की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर जो R2 की वैल्यू पहले थी वो यहाँ ये वो R2 की वैल्यू नहीं रही। पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि पहले R2 जो है यहाँ पर रीड हो जाए, R1 की वैल्यू आ जाए, फिर हम उसके बाद R2 को हम जो है नए वेरिएबल्स असाइन करें, यानी कि R6 प्लस R7 करें। सपोज पहले R2 की वैल्यू 2 थी, ठीक है। R6 और R7 क्या है, R6 को हम मान लें यहाँ पे, सपोज 6 ही मान लेते हैं और ये 7 मान लेते हैं। तो अब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, और पहले कितनी थी, 2। अगर इंस्ट्रक्शन 2 पहले रन हो गया तो R2 की वैल्यू चेंज होगी, तो अब यहाँ पे R2 2 की बजाय यहाँ 13 हो जाएगा। तो सपोज R3 हमने 3 ही मान लिया तो यहाँ 16 आ जाएगा, और पहले आंसर आ रहा था 2 + 3 = 5। कहने का मतलब ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन 2 रन होना चाहिए, ताकि मतलब पहले इंस्ट्रक्शन 1 रन होना चाहिए, ताकि जो है इस ये जो अगर पहले इंस्ट्रक्शन 2 रन हो गया तो इंस्ट्रक्शन 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पैरेललिज्म नहीं लगा सकते, ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रन नहीं कर सकते। पहले 1 ही रन करना पड़ेगा फिर 2 रन होगा उसमें और पिछले वाले में क्या था कि अगर पहले पहले 1 को ही रन करना पड़ेगा,
नहीं तो टू को तो हम रन कर ही नहीं सकते क्योंकि आर वन की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिपेंडेंस की। एक सेकंड, इसका रियल लाइफ एनालॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एक पर्सन वन है, ठीक है, वो रीड कर रहा है बुक को, और दूसरा पर्सन क्या है, कर रहा है कि भाई उसकी ड्यूटी है कि भाई जो भी बुक है उसको सेल्फ पे रखना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जब तक ये पहला पर्सन रन ना कर ले, सपोज ए पर्सन है, ए स्टूडेंट है, वो जब तक ये इस बुक को रीड नहीं कर लेगा तब तक जो है ये बंदा उसको सेल्फ पे नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर बुक वो रीड करके छोड़ जाता है फिर वो रख देगा सेल्फ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम पैरेललिज्म नहीं लगा पाएंगे। ये भी नहीं कि भाई ये पैरेललिज्म का मतलब क्या है, दोनों साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है दोनों टास्क, वो बंदा बुक भी रीड कर रहा हो, समझ रहे पैरेललिज्म का मतलब, वो बंदा बुक भी रीड कर रहा है और उसको सेल्फ पे भी रख दे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसको हमने एंटी डिपेंडेंस बोला है। और इस ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था, फ्लोर, हमें फ्लोर चाहिए होगा, पहले आटा चाहिए होगा, जब भी हम केक बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, ये हमारा डाटा डिपेंडेंस था। ओके, अब आ गया आउटपुट डिपेंडेंस पे। अब क्या हो रहा है कि भाई, अब आउटपुट डिपेंडेंस में क्या होगा, दोनों आउटपुट सेम होंगे। अगर दोनों का आउटपुट सेम है तो वहाँ पे हम पैरेललिज्म नहीं लगा सकते। आउटपुट दोनों के बीच में फाई होना चाहिए, यानी कि ओ वन इंटरसेक्शन ओ टू फाई होना चाहिए अगर पैरेललिज्म लगाना है तो। ठीक है, फॉर पैरेललिज्म। और इसी पर कंडीशन क्या है, ये कंडीशन रहेगी। ओ, अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिपेंडेंस, और ये हो गया आउटपुट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन वन को हमने रन किया, ठीक है, तो वहां से तो आर वन की वैल्यू कुछ कुछ आ जाएगी। सपोज आर वन की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। फिर हमने इंस्ट्रक्शन टू को रन किया, यहाँ पे आर वन की वैल्यू सपोज 2 आ गई। तो अब आर वन की एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो 2 रहेगी, ना कि 5, जो कि सेम वेरिएबल है। तो हम इन दोनों को हम साथ में रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है, एक बंदा आया, इसने कुछ इंस्ट्रक्शन इस पे लिख दिया। फिर पर्सन टू है, उसने कुछ इस पे इंस्ट्रक्शन लिख दिया, पर पहले वाले का इंस्ट्रक्शन तो इसने मिटो दिया पर्सन टू ने, यानी कि बी ने। तो पर्सन बी का इंस्ट्रक्शन हमको बोर्ड पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर दोनों बंदे साथ साथ लिखने लग जाए तो वहाँ पे पैरेललिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई वो तो ओवरराइट ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, दो पर्सन है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, वही व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, पहले पर्सन ने कुछ मैसेज लिखा, दूसरा पर्सन उसको फोटो देगा, तो भाई आउटकम जो है हमें टू का ही दिखा देगा। ओके, अब बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिपेंडेंस की। इनपुट आउटपुट डिपेंडेंस में क्या होता है कि हम सेम फाइल को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अब सपोज एक फाइल है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें राइट करना पड़ेगा, फिर ही रीड कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले रीड कर लें और फिर राइट करेंगे। सपोज इंस्ट्रक्शन वन है कि प्रिंटर में हमने कुछ प्रिंट करना है, पहले पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंटर के अंदर पेज डालना पड़ेगा, तभी हम प्रिंट कंडीशन दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले प्रिंट की कंडीशन दे दें, पेज तो चलो बाद में 1 घंटे बाद डाल देंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया डायरेक्ट डाटा टू द प्रिंटर, ठीक है, और सेंड ए कमांड टू द प्रिंटर टू प्रिंट द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अगर आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो इनकरेक्ट पेज प्रिंट हो जाएगा, या प्रिंट ही नहीं होगा। सपोज हम मेल कर रहे हैं एक लेटर को, सबसे पहले हमें एनवेलप के अंदर डालना पड़ेगा लेटर को, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको मेल बॉक्स में डालेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि एनवेलप को हम पहले मेल बॉक्स में डाल दें, ठीक है, और फिर लेटर को डालें, वो तो होगा नहीं पॉसिबल, एनवेलप तो या फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए भी यहाँ पर भी हम पैरेललिज्म नहीं लगा पाएंगे अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी। ओके, आते हैं समरी ऑफ टेबल्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि भाई समरी की, अब तक जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने, डाटा डिपेंडेंस पढ़ा है। डाटा डिपेंडेंस में क्या करा था हमने कि भाई लेटर नीड्स डाटा फ्रॉम एन अर्लियर डाटा, यानी कि रन नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब तक आर वन की वैल्यू नहीं आएगी, आर फोर की वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है, इस सबसे पहले हमें फ्लोर चाहिए होगा, तभी हम केक बना सकते हैं। एंटी डिपेंडेंस में क्या होगा कि भाई लेटर इंस्ट्रक्शन क्या होगा, राइट कर रहा है, वेयर अर्लियर वन रीड। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या किया हमने, R2 को रीड किया है और यहाँ पर R2 राइट कर रहे हैं। तो भाई पहले R2, अगर R2 की वैल्यू कुछ आ गई है तो यहाँ पर जो इसने वैल्यू रीड की है वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, अगर पहले आर मतलब इंस्ट्रक्शन 2 को हमने रन कर दिया तो। ठीक है, सपोज एक पर्सन क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है बुक को और दूसरा पर्सन चाह रहा है कि उस बुक को रिटर्न कर दे, वो सेल्फ पे रख दे। तो एक साथ एक काम हो नहीं सकते, एक एक करके ही होंगे, पहले वो बंदा वो रीड करे बुक और फिर वो बंदा उस बुक को रिटर्न कर दे। तो भाई पहले R1 की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ मतलब R2 की वैल्यू यहाँ पे वो, इन दोनों में कॉमन देखो R2 है ना, हाँ। तो R2 को ये रीड कर ले, इसका R1 की वैल्यू आ जाएगी, R2 का काम यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ पे R2 में हम नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आउटपुट डिपेंडेंस में हमने क्या करा था कि भाई दोनों के आउटपुट सेम है, तो पहले एक इंस्ट्रक्शन पूरा होगा फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन पूरा होगा, फिर हमें जो है सेकंड जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, सपोज इंस्ट्रक्शन 2 पहले रन कर दिया, फिर और इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर जो R1 की वैल्यू स्टोर होगी हमें वो दिखाई देगी। अगर इंस्ट्रक्शन 1 रन पहले हुआ है और इंस्ट्रक्शन 2 बाद में रन हो रहा है तो हमें इंस्ट्रक्शन 2 के अंदर जो आउटपुट आएगा वो दिखाई देगा। ठीक है भैया, अगर सेम बोर्ड पे एक पहले पर्सन ए ने लिखा फिर पर्सन बी ने लिखा सेम बोर्ड पे, तो पर्सन बी ने तो ए का मिटा दिया इंस्ट्रक्शन मैसेज, पर्सन बी का मैसेज दिखेगा। अगर पहले पर्सन बी मैसेज लिखता और फिर पर्सन ए मैसेज लिखता तो फिर पर्सन ए का मैसेज दिखाई देता हमें। इनपुट आउटपुट डिपेंडेंस में क्या हुआ कि भी ऑर्डर सेंसिटिव ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है भाई, प्रिंटर के प्रिंट करना है हमें कुछ, पहले तो हमें कुछ ना कुछ पेज पेज के अंदर डाटा लिखना पड़ेगा, यानी ब्लैंक पेज हमने सपोज हमने ब्लैंक पेज प्रिंट कमांड पास कर दी, तो प्रिंटर तो ब्लैंक पेज ही प्रिंट कर देगा, और बाद में हम राइट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो पहले हमें राइट करना पड़ेगा और फिर प्रिंट कमांड देंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, वह पहले एक लेटर डालना पड़ेगा एनवेलप के अंदर फिर हम उसको मेल बॉक्स में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि, या फिर मेल में भी हम कह देंगे कि पहले हम ब्लैंक पेज को ही मेल कर देते हैं और फिर कहते हैं मेल राइट करेंगे, नहीं, वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। तो इन कंडीशन में जब ये डिपेंडेंसीज होगी तो हम पैरेललिज्म का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अननोन डिपेंडेंसी भी होती है, उसको हम इसके बाद बात करते हैं। उससे पहले हम इन चार डिपेंडेंसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये उसकी समरी है, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इसको मैंने याद करने के लिए पहले O1 O2 लिखा है, ऐसे बुक्स में उल्टा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऐसे। ठीक है, इन तीनों को मिला के ही इसको ही हम बर्नस्टीन कंडीशन बोलते हैं। और ये फोर्थ कंडीशन, इफ सेम फाइल इज रेफरेंस्ड बाय बोथ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि भाई चार स्टेटमेंट है हमारे पास, S1 S2 S3 S4। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है। इसका मतलब ये क्या है कि लोड R1 A का मतलब ये है कि R1 के अंदर ना हम A को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐड R2 का मतलब क्या है कि भाई R2 ऐड R2 R1 का मतलब है कि R2 के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं R1 प्लस R2। ठीक है, मूव R1 R3 का मतलब है कि R1 के अंदर वैल्यू मूव कर रहे हैं R3 की। ठीक है, ये आउटपुट होगा हमारे में से और ये इनपुट होगा। अब बी है, स्टोर बी है, तो मेमोरी बी के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं R1 रजिस्टर को। ठीक है, तो अब सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं हम, डाटा डिपेंडेंसी किस किस में डाटा डिपेंडेंसी है। और डाटा डिपेंडेंसी की कंडीशन क्या थी हमारी, देखो। ठीक है, O1 इंटरसेक्शन ओ I2, देखिए आउटपुट ऑफ 1 और I2 में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो फाई नहीं होना चाहिए। तो हम आउटपुट ऑफ 1 देखेंगे, आउटपुट ऑफ 1 है यहाँ पे R1। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट इनपुट ऑफ 2 क्या है, R1। दोनों में क्या है, कॉमन है R1 R1, तो S1 से S2 ऐसे डिनोट करते हैं हम, उल्टा नहीं होगा, उल्टा हुआ तो गलत हो जाएगा। अगर हम S2 से ऐसे उल्टा एरो डालेंगे S2 से S1, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट ऑफ 2 इंटरसेक्शन I1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर उल्टा एरो हमें लगाना है तो वो उसको हम ऐसे लगाएंगे, तो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसमें आउटपुट है R2 और कहीं पे है इनपुट R2 नहीं है। ठीक है, R1 यहाँ पे था आउटपुट और R1 यहाँ पे क्या है, इनपुट है, तो यानी कि O1 है और ये क्या है, I2 है, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो S1 और S4 में भी क्या है, डाटा डिपेंडेंसी है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। R1 यहाँ पे क्या है, O1, और यहाँ पे क्या है, R1 I2,
तो S3 से S4 में भी क्या होगा, डाटा डिपेंडेंसी होगी, और कहीं डाटा डिपेंडेंसी नहीं दिख रही। ठीक है, अब देखो एंटी डिपेंडेंसी की बात करते हैं। एंटी डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है कि भाई I1 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा O2। ठीक है, तो इनपुट ऑफ 1, ये हो गया आउटपुट ऑफ 2। ऑर्डर रखना है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी डिपेंडेंसी होगी, तो S2 से S3, S2 से S3 हमारा ये हो गया एंटी डिपेंडेंसी। अब फिर बात करते हैं, और कोई दिख रही है एंटी डिपेंडेंसी? नहीं है। आउटपुट डिपेंडेंसी देखो, R1 से R1, R1 यहाँ पे भी आया आउटपुट, R1 यहाँ पे भी आउटपुट, तो S1 और S3 के बीच में क्या हो गया, आउटपुट डिपेंडेंसी होगी। तो आउटपुट डिपेंडेंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये होगा हमारा एंटी डिपेंडेंसी। ठीक है, और ये होगा डाटा डिपेंडेंसी, एंटी, ये हो गया आउटपुट। इसके अलावा अगर कोई आपको दिखता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिएगा, और कोई डाटा डिपेंडेंसी इसमें दिख रही हो तो। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम इनपुट डिपेंडेंसी को स्टडी करेंगे कि भाई यहाँ पर ये क्या है, टेप यूनिट 4 को रीड कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पे राइट 4 है, ये भी टेप यूनिट 4 को राइट कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंटी डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि ये सेम फाइल को रीड कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे, S1 से S3, यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिख देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं अननोन डिपेंडेंसी की। इन दोनों एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं अननोन डिपेंडेंसी की। अननोन डिपेंडेंसी में क्या होता है कि अननोन डिपेंडेंसी कब ऑकर होगी? ऐसी अननोन डिपेंडेंसी हम समझ क्या रहे हैं? अननोन मतलब क्या होता है कि हम जिसको नहीं जानते, ये तो है कि भाई कंपाइलर है और कोई प्रोसेसर है, वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि वो इंटरसेक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है। क्यों डिटरमाइन नहीं कर पा रहा? ड्यू टू दिस थ्री रीजंस। पहला है डायनेमिक डाटा बिहेवियर। अब डायनेमिक डाटा बिहेवियर से हम क्या समझ रहे हैं? डायनेमिक डाटा बिहेवियर का मतलब ये है कि जब कोई मेमोरी एड्रेस है और डाटा वैल्यूज है, वो क्या करते हैं, डिटरमाइंड होता है ओनली एट रन टाइम। ठीक है, अब जब तक कोड रन नहीं हो पा रहा है तब तक हमें पता ही नहीं है कि उसका आउटपुट क्या होएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो वहां पे हम नहीं बता सकते कि मेरा क्या क्या डिपेंडेंसी है। हो भी सकती है, मे बी ना भी हो। जब तक मेमोरी एलियासिंग, मेमोरी एलियासिंग का मतलब क्या है कि कोई दो पॉइंटर है हमारे पास, ठीक है, वो रेफर कर रहे हैं सेम मेमोरी को, सेम लोकेशन को, बट जो हमारा कंपाइलर है ना, वो उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बता रहा है। पॉइंटर तो कह रहा है भाई ये भी ए है और ये भी ए है, बट हमारा कंपाइलर क्या कह रहा है, यहाँ ये ए लोकेशन है और ये बी लोकेशन है। तो इसको हमने बोला है मेमोरी एलियासिंग। अननोन डिपेंडेंसी का टाइप कह लो या फिर फैक्टर्स फैक्टर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इन फैक्टर की वजह से अननोन डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, कंडीशनल एक्सिक्यूशन। कंडीशनल एक्सिक्यूशन क्या है कि भी जब एक्सिक्यूशन पाथ क्या हो, डिटरमाइंड हो रन टाइम कंडीशन पे, भी किस तरह से एक्सिक्यूट होगा, इसको हमने बोला है कंडीशनल एक्सिक्यूशन। तो ये तीन फैक्टर थे जो अननोन डिपेंडेंसी को क्रिएट करते हैं। अब इसका पैरेललिज्म पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि भाई डिपेंडेंसी को हम रिजोल्व नहीं कर सकते, सिस्टम एज्यूम क्या करेगा, बस केस सिनेरियो का एज्यूम करेगा कि इंस्ट्रक्शन माइट बी डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट मान के ही चलना पड़ेगा उसको, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, और इसकी वजह से ही जो है अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पैरेललिज्म का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, दो चीज़ें हमने लिया है, एक नॉन टास्क लिया है, एक अननोन टास्क लिया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्या? भाई शेफ है, उसने क्या किया, वेजिटेबल काटे, चॉप करे, बिफोर अनदर जो अगला शेफ है स्टीर कर सके या फ्राई कर सके। अब जब तक वेजिटेबल कटेगी नहीं तो जब तक सब्जी बनेगी कैसे, और जब सब्जी बन रही होगी जब तो बंदा स्टीर करेगा। तो ये तो होगा नॉन टास्क। अब अननोन टास्क की बात करते हैं। इमेजिन करते हैं कि भाई दो शेफ है, ठीक है, हमने शेड्यूल कर दिया एक सिंगल इंग्रेडिएंट बास्केट, दोनों को हमने एक ही बास्केट दिया, इंग्रेडिएंट बास्केट। ठीक है, अब अब ये हमें पता नहीं कि भी कौन सा शेफ कब काम करेगा या कौन सा मेनू मिलेगा उसको। अब क्या बोल रहे हैं हम कि इट इज़ नॉट क्लियर एडवांस वेदर दे विल नीड द बास्केट।
कि उनको बास्केट की जरूरत पड़ेगी एक सेम टाइम पे या नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई एग्जैक्ट मीनू फॉर द डे इज नॉट फाइनलाइज्ड। अब हमें मीनू का पता ही नहीं है। सपोज इस इसको भी केक बनाने को बोल दे हम, और इसको भी केक बनाने को बोल दे, ठीक है। अब हो सकता है वो दोनों एक ही टाइम पे केक बना रहे हो और दोनों को इस बास्केट की जरूरत पड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि भाई ये एक टाइम ये सुबह बना रहा और ये शाम को बना रहा, तो यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे क्या इसको जरूरत नहीं पड़ेगी सेम बास्केट सेम टाइम पे। तो हमें पता ही नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको मान लेगा कि हाँ भी ऐसा ये केस मान के चलेगा कि दोनों सेम टाइम पे बना रहे हैं। तो इसलिए हम पैरेललिज्म का यूज़ नहीं कर पाएंगे। पैरेललिज्म मतलब कि यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग बास्केट देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग बास्केट देना पड़ेगा, सिंगल बास्केट से काम नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल डिपेंडेंसी। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो थैंक यू, बाय बाय। इफ अगर कोई भी डाउट है तो आप बता देना।